तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक नया मानवा जिसका कि नाम है सॉर्ड सेंट विद अ नाइफ। इस पार्ट की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि वो सॉर्ड में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो कि वो सीख नहीं सकता था, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो कि उसके तलवार के अटैक से बच पाए। इवन उसने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया था कि उसके हाथों पर इसका निशान पड़ गया था। उसके बाद में हाई स्कूल से निकलने के बाद में मैंने 20 साल अपने चाकू के साथ में बिताए, और उसके बाद में इसी वजह से मुझे टाइटल मिल गया कंट्री का द बेस्ट स्वॉर्ड्समैन। और दिखाया जाता है एक मछली का सीन, वो दिखाया जाता है एक रेस्टोरेंट की बात होती है, और तभी किसी का फ़ोन बजने लगता है। सभी लोग इधर उधर देखने लगते हैं और एक बंदा वहाँ पर मछली को काट रहा होता है। तभी बगल से कोई बोलता है कि सेफ एक्सक्यूज़ मी, आपका जो फ़ोन है वो बज रहा है। इसको सुन करके वो बोलता है कि ओ हाँ, मुझे शायद इसको वाइब्रेट पर लगा देना चाहिए। और देखता है, दिखाया जाता है उसको एक गेम की नोटिफिकेशन आई होती है। वो बोलता है कि क्या ये तो वही गेम है जो कि मैंने थोड़ी देर पहले डिलीट कर दिया था, क्या ये टूट चुका है? और तभी कोई बोलता है कि सिर्फ एक गेस्ट आया है। इसको सुन करके वो बोलता है कि उससे कह दो कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। तभी कोई बोलता है कि यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि आप ऐसी आसान सी चीज़ मुझसे झूठ बोलें, मिस्टर किम। और वहाँ पर एक बंदा जाता है और बोलता है कि मेरे हिसाब से अब ये टाइम आ चुका है आपका आंसर देने का। मैं भरोसा करता हूँ कि मैंने पहले ही आपको इतना ज़्यादा टाइम दे दिया है कि आप आसानी से इसके बारे में सोच पाएँ। ये कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है किसी ऐसे के लिए जो कि बचपन से ही स्वॉर्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा हो। और ओ हाँ, मेरे हिसाब से मुझे आपसे कोई भी रिक्वेस्ट करने से पहले खुद ब खुद पेमेंट दिखाना चाहिए। और ₹1 का बैग खुलवा देता है और बोलता है कि हमें पहले आपके वो सिंसियरिटी दिखानी चाहिए। मेरे हिसाब से आप इसके साथ में बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। एडवांस पेमेंट 300 मिलियन का, और अगर आप टास्क को कंप्लीट कर देते हैं तो इसके बाद में और रुपए भी मिलेगा। तभी एकदम से वहाँ पर कई सारे स्लैशेस चलते हैं। दिखाया जाता है वो बंदा वहाँ पर मछली को काट देता है और बोलता है कि है ये किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पर बिल्कुल सफाई रहनी चाहिए, एक ऐसी जगह नहीं जहाँ पर तुम्हारे जैसा गंदा इंसान आ पाए, तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और इसको सुनकर के वो बंदा बोलता है कि द स्वॉर्ड सेंट वास्तव में जैसा कि एक्सपेक्टेड था, आपको ये ऐसे नहीं है जिसको कि यहाँ पर मछली काटनी चाहिए, तो मेरे साथ में आ जाइए। तो वो बंदा अपनी एकदम से तलवार को दिखाता है। इसको देख करके वो लोग डर जाते हैं और वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि हाँ, ऐसा मत सोचना, मैंने गिव अप कर दिया है, बस मैं अभी के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, मैं जल्द ही दोबारा से वापस आऊँगा। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और वहीं पर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है जहाँ पर बाहर वो सैफ और उसी के साथ में एक वाइट कलर के कपड़े पहने हुए बंदा होता है। वो बोलता है कि वो डाउन पेमेंट 300 मिलियन का था, अगर वहाँ पर मैं होता तो तुरंत ही उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता, आखिर आपने उसको मना क्यों किया? इसको सुनकर के वो सैफ बोलता है कि मेरी ज़िंदगी ही यहाँ पर मछलियों को काटते हुए बीती है, तो फिर आखिर मुझे एक गुंडे से क्या ही लेना देना है। तो इसको सुनकर के वो बंदा बोलता है या फिर आपको किसी के गले को सच में काटने की तो ज़रूरत नहीं है, बस उनको थोड़ा सा डरा दो और रुपए ले लो, उसके बाद में एक बढ़िया सा घर खरीद लेना और एक अपनी खुद की दुकान खोल लेना, और तुम्हें भी एक इंसानों की तरीके ज़िंदगी जीनी चाहिए। इसको सुनकर के वो सिर्फ बोलता है कि इवन अगर मुझे 10 बिलियन रुपए भी दिए जाएं तब भी मैं मना ही कर दूंगा। इसको सुनकर के वो बंदा बोलता है कि आखिर बार बार ये तुम्हें नोटिफिकेशन क्यों आ रही हैं, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? तो बोलता है कि क्या डेट? नहीं, ये एक गेम है। तो वो बोलता है कि क्या तुम अभी भी डिवाइन प्रोटेक्टर गेम को खेल रहे हो? तो वो बोलता है कि यस। तभी उसको उसका बॉस बुलाता है, तो वो बोलता है कि चलो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और जो सैफ होता है वो अपने बारे में बताता है कि मैं जब छोटा था तो मेरी फैमिली बैंक करप्ट हो गई, उसके बाद में मैंने तब से ही काम करना स्टार्ट कर दिया, एक इंसानों के तरीके जीना। मेरे हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा फोकस हो गया हूँ रुपए कमाने के ऊपर में, और आखिर ये क्या बकवास है, लगातार नोटिफिकेशन आए जा रही हैं, अब ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है। और फ़ोन को खोलता है और बोलता है कि क्या मैंने इसको दोबारा से इंस्टॉल कर लिया था जब मैंने दारू पी रखी थी? मेरे हिसाब से मुझे इसको दोबारा से डिलीट कर देना चाहिए। और उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करता है और बोलता है कि मैंने इसको प्रेस कर दिया। तभी वहाँ पर लिख करके आता है प्लीज़ टच द स्क्रीन। और वो सैफ अपने मन में बोलता है कि इवन भले ही मैंने बहुत लंबे टाइम से इसको खेला ना हो, लेकिन इसका साउंड ट्रैक सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसकी फीमेल कैरेक्टर वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तभी दिखा जाता है फ़ोन एकदम से लैग होने लगता है, मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। तभी वो वाइट कपड़ों वाला आता है बाहर और बोलता है कि सर आखिर आप कहाँ पर चले गए हैं? हाँ, आखिर वो गया तो अपना फ़ोन पीछे क्यों छोड़ करके गया? तभी उसका बॉस उसको दोबारा से बुलाता है और पूछता है कि सैफ कहाँ पर है। इसको सुनकर के वो बोलता है कि शायद से वो हल्का होने के लिए गए हैं। तो
बॉस बोलता है कि जल्दी से जल्दी उससे बोलो कि वो जल्द ही पर यहाँ पर आए, और दिखा जाता है फ़ोन पर लिख करके आता है ट्रांसफ़र कंप्लीटेड 100%। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि वैसे इसके बारे में कुछ भी बात करने के लिए स्पेशल नहीं है, एक ऐसा गेम जिसको कि तुम पे करते जाओ उतना ही ज़्यादा तुम जीतते चले जाओगे। ये पूरे तरीके से बेकार प्रोडक्ट है जिसके कि ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ भी नहीं हैं, उसके 2.5 ही रिव्यूज़ होते हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि तो फिर अब तुम ये पूछोगे आखिर मैं इस गेम को क्यों खेलता था, इस वजह से क्योंकि मुझे इसकी फीमेल कैरेक्टर की जो अपीयरेंस थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। भाई इस चीज़ के लिए तो तेरी दाद देनी पड़ेगी कसम से, क्या बात है, एक गेम खेल रहा है सिर्फ क्योंकि उसके लड़कियों की अपीयरेंस पसंद आती है। तुम लोग भी ऐसा करोगे क्या? अगर तुमको एक गेम नहीं पसंद आता है लेकिन लड़कियों की अपीयरेंस पसंद आती है तो क्या तुम एक गेम को खेलोगे? हाँ या ना में जवाब दो, ठीक है। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि फिर अब मैं इसी गेम के द्वारा निगल लिया गया हूँ, और कि कितना ज़्यादा अजीब बात है जिस पर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी को लगा दिया था और कई बार इस गेम को खेला हुआ था। अब मैं एक ऐसा कैरेक्टर बन चुका हूँ जिसको कि सही बताऊँ तो खेला भी नहीं जा सकता है। वो ना तो कोई NPC है, वो एक कैरेक्टर है जिसके की बारे में किसी को पता ही नहीं है वो कौन है और कहाँ है, एक बैकग्राउंड कैरेक्टर। मुझे ये कैरेक्टर मिला हुआ है, इस जगह पर मेरा नाम है कैंग ग्योमा। तभी मेन कैरेक्टर से एक लड़की लड़ जाती है। मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ करके उससे सॉरी बोलता है और मन में बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि आखिर तुम लोग क्या सोच रहे होगे, लेकिन एनीवे फॉर्चुनेटली अच्छी बात यह है कि जो डिवाइन प्रोटेक्शन गेम है वो पूरे तरीके से कोरिया के ही तरीके है। यहाँ के नाम, यहाँ की लोकेशन और जियोग्राफी सब कुछ, यहाँ पर कुछ छोटे मोटे ही डिफरेंसेस हैं और कुछ कैरेक्टर में अंतर है, वरना सारी चीज़ें बिल्कुल ही सेम हैं। इसी वजह से मैं बहुत ही जल्दी इस चीज़ में अडाप्ट कर पाया और अब 1 साल तक मैं इस जगह पर रहा हूँ ये भूल करके कि ये रियलिटी है या फिर एक गेम। और मेरी ज़िंदगी जो कि मैं पिछली ज़िंदगी में इंजॉय के साथ में नहीं जी पाया था, अब मैं आसानी से इसको नॉर्मली जीऊँगा। लेकिन फिर वो दिन आया और दिखाया जाता है उसके माता पिता बोलते हैं कि क्या तुम आ चुके हो, हमें तुम पर बहुत ज़्यादा प्राउड है, स्वॉर्ड मास्टर कैंग गोमा। और देखो मेरे बच्चे, दिखाया जाता है उसका एक्सेप्टेंस लेटर होता है, उसने किसी एकेडमी में दिया होता है, उसको स्पेशल स्टूडेंट के तरीके रेकमेंड किया होता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या हम लोग इसको हटा सकते हैं, तो इसको सुनकर के उसके माता पिता बोलते हैं कि क्या आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, चाहे हम लोग इसको जितनी भी बार देख लें, मुझे तो गर्व भी हो रहा है, हम लोगों ने कितने अच्छे बच्चे को बड़ा किया है। और हाँ बच्चे, इसी के साथ में तुम्हारी जो एंट्रेंस सेरेमनी है वो कल ही होने वाली है, क्या तुमने अपना सारा सामान पैक कर लिया है? तो ग्योमा बोलता है कि चलो मैं पैकिंग करने जा रहा हूँ। तो बोलते हैं कि ठीक है जाओ मेरे बेटे। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरा जो सपना था नॉर्मल ज़िंदगी जीने का वो पूरे तरीके से टुकड़ों टुकड़ों में पट गया। दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होकर के वो अपने रूम में बैठा होता है, बोलता है कि कल मुझे जाना है सेरेमनी के लिए, और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, इस वजह से मैं मना नहीं कर पाया। मैंने कई बार इसको स्किप करने की भी कोशिश करी लेकिन मैं इस चीज़ को स्किप नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ सच में। और कैंग ग्योमा ये कमीना कहीं का, आखिर इसको इतने ज़्यादा रेप्यूटेटेड स्कूल में कैसे ही एक्सेप्ट कर लिया गया। और सिचुएशन कुछ ऐसी है, जब मैं इस कैंग ग्योमा की बॉडी में आया था उससे पहले ही इसने अपनी डिवाइन पावर्स पा ली थी, उसी के साथ में ये होकेन एकेडमी में एंट्रेंस एग्ज़ाम को भी पास कर लिया था। और क्या ये सच में एक जीनियस है ये कमीना कहीं क्या? और डिवाइन पावर्स ये कोई ऐसी स्पेशल एबिलिटी है जो कि इंसान यूज कर सकते हैं, ये गेम में एक स्किल्स के तरीके ही होता है, लेकिन सभी इंसान के पास में डिवाइन पावर्स नहीं होती हैं। डिवाइन पावर्स तुम्हारे जेनेटिक्स से आती हैं। और यहाँ सोसाइटी 3 सेगमेंट में बटी हुई है, वो लोग जो कि प्रिविलेज्ड हैं, वो लोग जो कि कॉमनर हैं, उसी के साथ में वो लोग जो कि गरीब हैं। और ये इंस्टीट्यूशन का जन्म हुआ था ताकि होकेन एकेडमी के नाम पे यहाँ पर जो इलाइट लोगों की जो भी पावर्स हैं उनको बराबर रख पाया जाए। तो इस वजह से दिखावे के लिए इसका नाम हीरो कल्टिवेशन रखा गया। बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो चुका है, अब ये स्कूल सिर्फ और सिर्फ अपर क्लासमैन फैमिली के लिए ही पूरे तरीके से हो चुका है। लेकिन रिसेंटली एक स्पेशल एडमिशन नाम का सिस्टम स्टार्ट हुआ जो कि नॉन हीरो फैमिलीज़ के लिए था और इसको स्पेशल एडमिशन का नाम दिया गया। और मैं यानी कि कैंग ग्योमा वो स्पेशल स्टूडेंट के तरीके वहाँ पर इनरोल हुआ है। लेकिन आखिर इनको हीरोज़ की ज़रूरत क्यों है? ये ऑब्वियस है क्योंकि डीमन किंग की वजह से। लेकिन हाँ ये रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। एक हीरो ट्रेनिंग स्कूल आखिर किसके लिए तैयारी कर रही है? जंग के लिए। मजाक मत करो। और हे डिवाइन पावर, तभी उसके सामने डिवाइन पावर आ जाती है।
मेन कैरेक्टर बोलता है कि स्टेटस विंडो अभी भी सच में बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। उसकी डिवाइन पावर होती है पेनलेसनेस, जिससे कि 30 सेकंड के लिए उसका पेन गायब हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, और उसका कूल डाउन 12 घंटे होगा। मेन कैरेक्टर उसको देखते हुए बोलता है कि छी, इसको देखने भर से मुझे डिप्रेशन आ रहा है। ओ हाँ, जब मैं इस बॉडी में आया था उससे पहले मुझे एक डिवाइन पावर मिली थी, चलो देखते हैं वो क्या है। ब्लेसिंग ऑफ द सॉर्ड गॉड। और क्या, एक सॉर्ड गॉड की ब्लेसिंग। मेरा नाम कैंग ग्योमा है, कोई मेरे साथ में मजाक तो नहीं कर रहा है। और उसमें लिखा होता है कि जो ब्लेसिंग ऑफ द सॉर्ड गॉड है उसका मतलब है कि अगर तुम स्लैश करोगे तो ये काट देगी। इसका एक्टिवेशन टाइम इनफाइनाइट है और इसको दोबारा से यूज करने का कूल डाउन कोई भी नहीं है, तुम जितना चाहो इसको यूज कर सकते हो। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये एक ऐसी डिवाइन पावर है जिसको कि मैंने कभी भी गेम में नहीं देखा है। और उससे भी ज़्यादा जो चीज़ अजीब है वो इसकी एक्टिवेशन कंडीशन है। जो स्वॉर्ड की लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर या फिर उससे कम होनी चाहिए, और उसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर या फिर उससे कम होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल क्लियरली एक सैसिमा चाकू के बराबर की साइज है। और सैसिमा चाकू मतलब जापान में क्या होता है कि जो भी सी फूड मतलब कि खाने वाला जो भी समुद्र का खाना होता है उसको काटने वाला जो चाकू होता है उसको सैसिमा नाइफ बोलते हैं। ओके, और मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या ये लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैं सैसिमा नाइफ का यूज करूं? मुझे नहीं पता है, वैसे भी ज़िंदगी जैसा तुम चाहो वैसे तो नहीं चलती है, तो क्या मुझे सारी चीज़ें पैकअप कर लेनी चाहिए? ओ हाँ, मैं अपने इक्विपमेंट के बारे में भूल ही गया। उन लोगों ने कहा था कि मुझे एक इक्विपमेंट ज़रूर ही चाहिए होगा, और इवन अगर हम लोग लोवेस्ट ग्रेड यानी कि ई ग्रेड के इक्विपमेंट को भी लेंगे उसमें भी 10 मिलियन लग जाएंगे, और एक एवरेज सी रैंक के इक्विपमेंट का कॉस्ट लगभग 100 मिलियन से भी ज़्यादा लगेगा। और एक ए रैंक या फिर एस रैंक वो तो ट्रेजर्स के तरीके हैं। वैसे भी ट्यूशन की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो मैं ऐसी चीज़ पे बिल्कुल भी रुपए नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ जो कि मुझे फोर्स करके लेनी पड़ रही है। ये कहा जाता है कि जो इक्विपमेंट हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो मुझे अगर मैं वहाँ पर कोई भी नहीं लेकर के जाऊँगा तो इससे बहुत ज़्यादा बुरा इंप्रेशन पड़ेगा पहले दिन ही। तो चलो डेक्सो चलते हैं। और डेक्सो देखो जापानीज में एक जगह है जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा सस्ते में घरेलू सामान आसानी से मिल जाता है। और मेन कैरेक्टर जाते हुए बोलता है कि इसका याद करके मुझे अपने पहले मास्टर की एकदम से याद आ गई, जो कि मुझसे हमेशा ही कहते थे कि जो जापानीज सैसिमा तलवार है तुम वो खरीद सकते हो, चाहे वो 100 मिलियन का ही क्यों ना हो। पता नहीं मुझे क्यों वो घूसट बुढ़ा अब याद आ गया। एक ट्रू मास्टर कभी भी अपने इक्विपमेंट को दोस्त नहीं देता है। दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होकर के एक जगह का सीन जहाँ पर मेन कैरेक्टर एकदम तैयार होकर के खड़ा होता है। सामने से एक बंदा बोलता है कि क्या ये सच में तुम्हारा एक इक्विपमेंट है? दिखाया जाता है वो सही में वो चाकू खरीद लाया होता है डेक्सो के, वो भी 30% डिस्काउंट पे। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ यही मेरा इक्विपमेंट है। इसको सुनकर के वो बंदा भी एकदम शांत हो जाता है और फिर अपने मन में बोलता है कि हर साल जो अपर क्लास के स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पर प्रैंक करते हैं आकर के। और अपर क्लास के स्टूडेंट का मतलब ये नहीं है कि जो ज़्यादा क्लास में हैं, मतलब कि उनका मतलब है कि जो हाई क्लास के हैं, मतलब रॉयल टाइप में, समझ रहे हो? तो वो लोग प्रैंक करते हैं आकर के, तो इस वजह से तुमको शुरू से ही उनको डिसिप्लिन में रखना पड़ता है। और बोलता है कि क्या अकेडमी तुम्हारे लिए कोई मजाक है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक किचन चाकू को यहाँ पर तुम्हारे क्लास प्लेसमेंट टेस्ट के लिए एक वेपन समझ लूंगा? इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये सच में मेरा वेपन है। इसको सुनकर के वो बंदा एकदम शांत हो जाता है, फिर बहुत गुस्से में चिल्लाता है स्टूडेंट। तो इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर बोलता है कि इंस्ट्रक्टर मैं एक स्पेशल स्टूडेंट हूँ जो कि एक गरीब फैमिली से आता है, और मेरी तो ट्यूशन फीस भी मेरे पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा बोझ से ज़्यादा और कुछ नहीं है। आखिर मैं कैसे ही एक बहुत ज़्यादा महंगे वेपन को खरीद सकता हूँ? उसके अलावा इंस्ट्रक्टर अपने मन में बोलता है कि उस कलर का नेम टैग ये सच में एक स्पेशल स्टूडेंट ही है, और वास्तव में एक स्टूडेंट जो कि इतने अपर क्लास से आता भी नहीं है उसके लिए सच में एकेडमी की जो ट्यूशन फीस है वो भी वैसे ही बोझ होगी। और ये भी पहले ही बहुत ज़्यादा शॉकिंग सी बात है कि वो यहाँ पर आ पाया। मेन कैरेक्टर बोलता है कि उसी के साथ में अपने इक्विपमेंट पर दोष देना वो तो सिर्फ और सिर्फ जो छोटे बच्चे होते हैं उनका काम होता है। जो मास्टर होते हैं वो लोग कभी भी अपने इक्विपमेंट को ब्लेम नहीं करते हैं। इसको सुनकर के वो इंस्ट्रक्टर अपने मन में बोलता है कि ये डेफिनेटली ही एक ऐसी चीज़ है जो कि कोई टीनेज लड़का बोल ही नहीं सकता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी फील्ड में अपने पिनैकल यानी कि टॉप पर पहुंच चुका है।
उसके शब्दों का भार वो बहुत ज़्यादा है और अपने मेन कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा बड़ा सोचने लगता है और बोलता है कि ये जो स्पिरिट है सच में ऐसा लगता है कि वो एक गोट है। और भाई क्या बताऊँ, ये तो मीम मटेरियल है ना, एकदम मीम, इसका मीम बना लो। मेन कैरेक्टर पूछता है कि इंस्ट्रक्टर तो बताइए। इसको सुनकर के इंस्ट्रक्टर बोलता है कि जो वेपन है कैडेट कांग ग्योमा का, वो अब मान लिया जाता है ये उसको यूज कर सकता है। इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर बोलता है कि थैंक यू इंस्ट्रक्टर। इसको सुनकर के पीछे से बच्चे बोलते हैं कि क्या एक स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट, आखिर कोई उसके तरीके यहाँ पर कैसे आ गया। इसको सुनकर के आगे एक बंदा बोलता है कि सच में ये जो नीचे क्लास के लोग होते हैं इनकी तो स्मेल भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इसको सुनकर के इंस्ट्रक्टर बहुत तेज़ी से चिल्लाता है, हे नए स्टूडेंट तुम लोग शांत रहो और जैसे ही यहाँ पर सभी लोग अपने वेपन को दिखा दो तो शांति में निकल जाना। अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कैसे एक्ट करते हो। तो मैं तुम्हारे लिए एंजल भी बन सकता हूँ वरना फिर डेविल, ये तुम्हारे ऊपर ही है। और इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर जाने लगता है और कहता है कि अभी बस मुझे हार्ट अटैक आने ही वाला था। सीन शिफ्ट हो जाता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ चलो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने सोचा था ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा अलग होने वाली थी, लेकिन अब ये यहाँ पर आकर के एक्सपीरियंस करना ये पूरे तरीके से एक नया ही एक्सपीरियंस है मेरे लिए। लेकिन फिर भी मैंने अपनी इक्विपमेंट इंस्पेक्शन को कंप्लीट कर लिया और एंट्रेंस सेरेमनी को सरवाइव कर लिया है और अब सिर्फ और सिर्फ क्लास प्लेसमेंट एग्ज़ाम ही बचा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अब यही स्कूल है जिसको कि मैं 3 साल तक लगातार अटेंड करने वाला हूँ, द हीरो ट्रेनिंग स्कूल जो क्वीन अकेडमी। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये डेफिनेटली ही उससे बहुत ज़्यादा अलग है जब मैं इसको ग्राफिक्स में देखा करता था। अगर मैं कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलूँ तो फिर ये लगभग में एक छोटे टाउन का आधा हिस्सा तो है ही, ये इतनी ज़्यादा बड़ी है। अब मैं एक ऐसे स्कूल को अटेंड कर रहा हूँ जो कि ज़्यादातर अपर क्लासमैन करते हैं। देखा जाए अगर पहले समय की बात याद करी जाए तो फिर जब मेरी फैमिली की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से मुझे हाई स्कूल से ड्रॉप आउट लेना पड़ा था। वो चीज़ सोचने में भी अब बहुत ज़्यादा बेकार लगती है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि क्लास प्लेसमेंट एग्ज़ाम होने वाला है जल्द ही, तो सभी के सभी स्टूडेंट 1 बजे जो ट्रेनिंग हॉल है वहाँ पर आकर के जमा हो जाएं। इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर बोलता है कि इतनी जल्दी जो एंट्रेंस सेरेमनी है वो हो चुकी है, लेकिन फिर भी क्लास प्लेसमेंट वो इससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक एग्ज़ाम है। लेकिन फिर भी मुझे इस चाकू के साथ में थोड़ा सा तो परिचित हो ही जाना चाहिए। सोचा जाए तो फिर वैसे मैं बहुत टाइम हो चुका है इस चाकू का यूज़ नहीं किया है। मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा यूज कर ही लेना चाहिए। उन्होंने कहा था कि किसी भी दिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अपने चाकू को नीचे नहीं रखना है, इवन चाहे तुम सो ही क्यों ना रहे हो, हमेशा ही इसको पकड़े रखना। समझ में आया? मेन कैरेक्टर मन में बोलता है कि ऐसा लगता है कि मुझ में भी उनके जैसी कुछ हैबिट्स आ चुकी हैं और 20 साल हो चुके हैं जब तक मैं चाकू के साथ में ही जिया हूँ और अब 1 साल हो चुका है जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, तब से मैंने एक भी बार इसका यूज नहीं किया है। क्या जो मेरी स्किल्स हैं वो पहले से ख़राब हो चुकी हैं? चलो ठीक है देखते हैं। और उनको खोलता है और कहता है कि सच में ये जितना मैंने सोचा था उतने तो अच्छा ही है, तो क्या मैं इससे 1-2 पत्ती तो लगभग काट ही पाऊंगा। और उसको खोलता है जिससे वो चाकू चमकना स्टार्ट हो जाता है और सिस्टम की तरफ से लिख करके आता है कि जो वेपन है उसकी वजह से एक्टिवेशन कंडीशन पूरी हो चुकी हैं। ब्लेसिंग ऑफ द सॉर्ड गॉड वो एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन जो फिजिकल बॉडी की लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम है, उसी के साथ में वेपन का लेवल भी बहुत ज़्यादा कम है। हम लोग सप्रेशन का यूज करके सिंक्रोनाइजेशन को आसान बना रहे हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने तो सिर्फ और सिर्फ चाकू को बाहर ही निकाला था, लेकिन ब्लेसिंग एक्टिवेट हो गई। दिखाया जाता है सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। लिख करके आता है कि अब गॉड की ब्लेसिंग आपके साथ में है। मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा जैसे चिल्लाता है, उसको बहुत तेज से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर ये क्या बकवास है, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। तब एकदम से ब्लास्ट होता है। दिखा जाता है पूरी वो दुनिया एकदम टूटने लगती है। मेन कैरेक्टर वहाँ पर अकेला खड़ा होता है और बोलता है कि व्हाट द फक, आखिर ये क्या बकवास है, और चाकू को नीचे गिरा देता है, जिससे दिखाया जाता है वो दुनिया दोबारा से एक साथ जुड़ने स्टार्ट हो जाती है। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या मैं वापस आ गया, जैसे ही मैंने चाकू को नीचे गिराया मैं नॉर्मली वापस आ गया। मेरी पूरी बॉडी बहुत तेज से दर्द हो रही है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि डिवाइन पावर एक्टिवेट हो गई, लेकिन आखिर इससे क्या मतलब है कि ये दुनिया ही पूरे तरीके से टूट गई थी? क्या इसका लेना देना सॉर्ड के गॉड ब्लेसिंग से है? और इस बैकलैश के कारण मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। डिवाइन पावर ऑफ पेनलेस वो सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे मसल के दर्द को ही ठीक कर सकती है, लेकिन फिर भी
हर एक बार क्या मैं जब भी इसको एक्टिवेट करूँगा तो इतना ज़्यादा दर्द होगा तो मैं इसको यूज ही नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फिर इन अनाउंसमेंट होता है कि सभी लोग जल्दी से ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाएं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि लेकिन फिर भी मुझे इसको उठा तो लेना ही चाहिए, मैं किसी भी हालत में एक ससीमा चाकू को ज़मीन पे पड़ा हुआ नहीं छोड़ सकता हूँ। शायद से ये एक ही बार दर्द होता होगा, जब पहली बार तुम इसको एक्टिवेट करते होगे तो मैं ठीक ही रहूँगा। दोबारा से उस चाकू को उठाता है, फिर से उसको उतना ही दर्द होता है, बहुत तेज से चिल्लाने लगता है और बोलता है कि व्हाट द फक, और सीन शिफ्ट हो जाता है। दिखाया जाता है ट्रेनिंग हॉल का सीन, जहाँ पर कई सारे स्टूडेंट होते हैं और ये दिखाए जाते हैं 3 लोग जो कि अपने आसपास में बात कर रहे होते हैं। तभी एक मोटा वाला बोलता है कि ओ डियर, तुमने सच में ही बहुत सारा डिफ़िकल्ट चीज़ पूरी कर दी है। लॉर्ड क्लिंच, इसके बारे में बताया जाता है, ये 7 स्टार का हीरो है। सेग फ्राइड बॉन ने नाइवलंग, ये उत्तराधिकारी हैं एरन नाइवलंग के, उसी के साथ में डायरेक्ट डिसाइपल हैं फाउंडिंग हीरो वेलर जेक्विन के, उसी के साथ में ये इस समय पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान हैं। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ चलो हम लोग अपनी सीट्स पर वापस लौटते हैं, तो वो लोग भी बोलते हैं कि हाँ। तभी वो जो बंदा होता है वो अपनी आंखों को बंद करके दोबारा खोलता है, तभी पीछे से एक लड़की आ जाती है और बोलती है कि हेलो सेज फ्राइड, बहुत लंबा टाइम हो चुका है, हम लोग मिले नहीं हैं। इसके बारे में बताया जाता है ये 7 स्टार हीरो है सेज मीडिया पॉइजन, और वो बोलती है कि ऐसा लगता है कि 50 साल हो चुके हैं हम लोग नहीं मिले। इसको सुनकर के वो बुढ़ा बोलता है कि मीडिया, ऐसा लगता है कि तुमने अभी भी एकेडमी के डायरेक्टर बनने के बाद में भी सही से ड्रेसअप करना नहीं सीखा है। वेल, ऐसा लगता है कि तुम 70 साल बाद भी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई हो। इसको सुनकर के मीडिया बोलती है कि क्या हर एक औरत जब तक वो मर नहीं जाती है तब तक खूबसूरत नहीं रहना चाहती है। और से एक मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि मेरी ब्लेसिंग तुम्हें 10 साल और ज़्यादा जवान बना सकती है। इस पे से एक बोलता है कि इवन तुम भले ही 70 साल की हो चुकी हो लेकिन फिर भी अभी तक तुम बड़ी नहीं हुई हो। इंसान को हमेशा ही अपने इनर नेचर को रिस्पेक्ट देना चाहिए। इसको सुनकर के मीडिया बोलती है कि तुम खूसट बुढ़े कहेंगे, आखिर तुम पहले के तरीके बिल्कुल सेम कैसे ही रह सकते हो जब हम लोग 50 साल पहले मिले थे। इसको सुनकर के वो बोलता है कि क्या घूसट बुढ़े, और वो लड़की बोलती है कि लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि तुम बुढ़े पहले से चेंज हो चुके हो। इवन तुमने मुझे इस जगह पर बुला लिया, वैसे मुझे इन घमंडी बास्टर्ड के साथ में एक जगह पर सांस लेने का भी मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो पोती है वो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसको सुनकर के सेग एकदम शांत हो जाता है और मीडिया बोलती है कि ऐसा लगता है कि अब ये स्टार्ट हो चुका है। दिखाया जाता है सभी के सभी लोग वहाँ पर बतिया रहे होते हैं, जिनके कि हरे लाल नीले गुलाबी नारंगी आसमान जो भी हो अलग अलग कलर के बाल होते हैं। इसको देख करके मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या यहाँ पर मैं ही एक अकेला हूँ जिसके कि काले बाल हैं, और उसी के साथ में मैं ही हूँ यहाँ पर जो कि एक स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट है सभी के सभी नॉवेल्स के साथ में। और पुरानी बात को याद करता है जहाँ पर एक बच्चे ने कहा होता है कि इवन ये जो लो क्लास का स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट है इसकी तो स्मेल भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा लो क्लास का है ना, तभी सामने देख करके चौंक जाता है और बोलता है कि रुको एक सेकंड, और दिखाया जाता है सभी लोग शर्माने लगते हैं। कोई लड़की के बाल दिखाए जाते हैं। मेन कैरेक्टर भी सामने की तरफ में देखने लगता है, सामने की तरफ में से एक ब्लू कलर की हॉट सी बंदी निकलती है, कितनी ऑसम है यार। और बताया जाता है यही है पोती सॉर्ड एम्परर की, तो उसको अब हम लोग सॉर्ड एम्परर बुलाएंगे और इसका नाम है एवल बॉन नाइवलंग। और इसके बारे में मेन कैरेक्टर बताता है कि यही है इस गेम की मेन हीरोइन और यही एक रीज़न है जिस वजह से मैंने इस गेम पर इतना ज़्यादा टाइम बर्बाद किया था। फिर सब स्पेस के बारे में बताता है कि जो एंसेस्ट्रल हीरो थे वेलर जोआक्विन, उन्होंने एक स्पेस बनाया था जब उन्होंने एकेडमी बनाई थी। उसी के साथ में ये एक ऐसा स्पेस है जो कि रियलिटी से बिल्कुल ही पूरे तरीके से अलग है। वहाँ पर तुम जाओगे तुम्हें दर्द और डैमेज वो सब कुछ फील होगा, लेकिन रियलिटी से इस रियलिटी का कुछ भी लेना देना ही नहीं है। मतलब कि सब स्पेस की रियलिटी से जो बाहर की रियलिटी है उससे कुछ भी लेना देना ही नहीं है। यहाँ पर इवन मर्डर भी किए जा सकते हैं। और सेइक बोलता है कि क्या सब स्पेस बैटल रॉयल। इस पे मीडिया बोलती है कि हाँ, सब स्पेस बैटल रॉयल ये हमारे स्कूल का ट्रेडिशन है और देखा जाए इस बार इसका थोड़ा सा फॉर्मेट अलग होने वाला है। हम लोग 10 पार्टिसिपेंट को एक ग्रुप में जमा कर देंगे और ये एक सर्वाइवल गेम होगा। यहाँ पर तुम कोई भी इक्विपमेंट ले जा सकते हो। इसको सुनकर के सेइक बोलता है कि यहाँ पर इक्विपमेंट में अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो अमीर लोग हैं उनके पास में अच्छे इक्विपमेंट होंगे। इसको सुनकर के मीडिया बोलती है कि अब वो चीज़ मुझसे मत कहो, मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है इस चीज़ के लिए।
और चाहे तुम्हें ये पसंद आए या फिर ना आए, जो अकेडमी के ज़्यादातर फंड हैं वो लोग नोवेल्स के ही रुपए से आते हैं। तो मुझे पैसे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई क्योंकि मैंने उस जो स्पेशल स्टूडेंट सिस्टम था उसको निकाला था। इसको सुन करके सेइक बोलता है कि तो अब आखिर इसका मतलब क्या है। इस पे मीडिया बताती है कि वो देखो वो है स्पेशल स्टूडेंट, और मेन कैरेक्टर अपना वो उस लड़की को ताड़ने में लगा होता है और शर्मा रहा होता है। बोलता है कि सच में वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। सच बताऊं तो मैंने सोचा था कि ये सिर्फ एक 2D कैरेक्टर ही तो है, लेकिन ये चीज़ पूरे तरीके से अलग है। वो पागल लोग सोच रहे हैं कि वो उसको अप्रोच कर पाएंगे, और शायद से मैं भी होता तो मैं भी यही चीज़ करता। और क्योंकि मैंने इतने लंबे समय तक इस गेम को खेला हुआ है तो मैं जानता हूँ एवेल वॉन नाइवलंग ये एक प्लेयर है जिसके के पास में बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए वो शुरू से ही प्रोटैगनिस्ट की ही बनने के लिए इस गेम में आई हुई है। और इसको अब हम लोग एवेल बुलाएंगे। चलो भाई ये बंदी चलो तुम लोगों को लेनी है, चलो तुम ले लो, ठीक है भाई। मुझको मीडिया दे दो, ठीक है, दैट प्रोफेसर दे दो, वो नहीं है वही दे दो मेरे को, ठीक है। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि अंत में जो खूबसूरत लोग होते हैं उनके पास में हर एक इंसान जाता है, लेकिन मेरे जैसे किसी के लिए जो एक स्पेशल स्टूडेंट है वो उसके लेवल को मैच ही नहीं कर सकता है। तो इस वजह से मैं सारी चीज़ों को एकदम अवॉइड करूँगा, और मैंने 3 प्रिंसिपल बनाए हैं अपने फ्यूचर को सेट करने के लिए। पहला कि मैं बिना किसी मामले में फंसे हुए अच्छे से अपनी पढ़ाइयों को पूरा करूँगा, एक अच्छी सी जॉब पाऊँगा, एक सुंदर सी बीवी पा करके अपनी प्यारी सी ज़िंदगी को बिताऊँगा। और एक बुक को खोलता है जॉब के लिए देखने के लिए। उसमें लिखा होता है कि सबसे ज़्यादा अच्छी जो जॉब है वो हीरो की होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हाई सैलरी होती है। इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ हीरो की, क्या बकवास कर रहे हो, मैंने एक चाकू को थोड़ा सा निकाला ही था, उससे ही मैं लगभग में मरने ही वाला था, अभी भी मैं पूरे तरीके से काँप ही रहा हूँ। तो हीरोज तुम लोग जाओ इस दुनिया को बचाओ, मैं एक दूसरी कोई कंफर्टेबल सी जॉब को ढूंढ लूँगा। तभी पीछे से अनाउंसमेंट होती है कि जो क्लास असाइनमेंट है 783 ईयर की हॉकिन अकेडमी की वो अब स्टार्ट हो रही है। मैं रूल्स बताऊंगी। मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो अब ये स्टार्ट होने वाला है। वो बताती है कि पिछले बार के तरीके इस बार भी ये बैटल रॉयल ही होगा। यहाँ पर 10 लोग रैंडमली ही बांटे जाएंगे और सभी लोगों को उनके रिजल्ट के बेस पे ही उनकी क्लास असाइन करी जाएगी। स्कोर तुम्हें अपने आप टेस्ट के बाद में पता चल जाएंगे और टाइम की कोई भी लिमिट नहीं है। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि ये बिल्कुल सेम गेम के तरीके ही है। मेरा गोल बहुत ज़्यादा सिंपल है, मुझे बस टाइम वेस्ट नहीं करना है, आसानी से जा कर के खुद ब खुद ही वहाँ पर मर जाना है। और वो बोलता है कि चलो अब हम लोग सब स्पेस को खोल रहे हैं तो एग्ज़ाम अब स्टार्ट होता है, जाओ और झंडे गाड़ दो। दिखाया जाता है वो 2 लोग सभी के सभी दूसरे स्पेस में आ जाते हैं। मीडिया बोलती है कि अगर इसके बारे में सोचा जाए तो तुम्हारी पोती के पास में च्योंग सियोंग उसी के साथ में जियोल गंग की ब्लड लाइन है, तो फिर रिजल्ट तो पहले से ही पक्का है। 7 मिनट और 14 सेकेंड ही हुए हैं। ये सच में बहुत ज़्यादा तेज है, ये बहुत अच्छी बात है। वो सिर्फ सी रैंक के एक वेपन के साथ में इतना अच्छा रिकॉर्ड पा पाई है। देखा जाए तुम्हारी जो पोती है उसने अभी तक तुम्हारे जो रिकॉर्ड है उसको नहीं तोड़ा है, लेकिन वो अभी से अकेडमी के जो हिस्ट्री में टॉप 10 लोग हैं उनमें आ चुकी है। इसको सुनकर के सेइक बोलता है कि ये नेचुरली है क्योंकि वो नाइवलंग फैमिली की ब्लड लाइन से आती है। ऐसा लगता है कि चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। इसको सुनकर के मीडिया बोलती है कि फिर भी अभी तो यहाँ पर एक ग्रुप बचा हुआ है। इसको सुनकर के वो बोलता है कि वो लोग भी जल्द ही सुअर के तरीके मार खाएंगे, तो चलो दोबारा मिलते हैं। इसको सुनकर के मीडिया बोलती है कि चलो बुढ़े आदमी अगली ज़िंदगी में मिलेंगे। तभी एकदम से बहुत ज़्यादा आवाज़ और प्रेशर टाइप में निकलता है। इसको सुनकर के सभी लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और वो मीडिया बोलती है कि क्या तुमने अभी इसको फील किया। सेइक बोलता है कि ये अनबिलीवेबल है और सामने देख करके वो लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। ऊपर की तरफ से एक लाइट टाइप में जलती है और वो लोग चौंके हुए होते हैं। तभी ऊपर से स्पेस टूटता है, ऊपर से 2 लोग नीचे आकर के गिरते हैं। इसको देख करके वो लोग चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि क्या जो लोग हैं वो सब स्पेस से बाहर निकल आए, आखिर ऐसा कैसे ही हो सकता है। तभी ऊपर से एक और चीज़ चमकती है जिसको कि देख करके सेइक भी डर जाता है। ऊपर से दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर का सेसिमा नाइफ गिरता है और मीडिया चिल्लाती है कि जल्दी से जल्दी मेडिकल स्टाफ आओ और जो कैडेट नीचे गिरे हैं उनके वाइटल ऑर्गन को चेक करो। दिखाया जाता है हम लोग को चाकू में उसकी शक्ल, वो अपना मेन कैरेक्टर ही होता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा चिल्लाता है, कोई बोलता है कि बहुत अच्छे, इस कमीने ने बहुत अच्छा किया, और दिखाया जाता है उसको पकड़ता है, उसको उठा करके पटक देता है। दिखाया जाता है 2 लोग होते हैं जो कि सभी लोगों को ऐसे ही बेरहमी से मार रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर वहीं पर कोने में खड़ा होता है और बताता है द ट्विन ऑफ मेल वॉलेंस, जो कि आयरन किंग फैमिली से आते हैं
माओ जुन, माओ सेन। वो लोग ये सभी लोगों को मार रहे होते हैं और मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये कमीने, ये लोग पिछले 30 मिनट से लगातार उन लोगों के साथ में खेल रहे हैं। क्या मैं उन लोगों को इतना ज़्यादा कमज़ोर लगता हूँ कि वो लोग इवन मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। तभी एक बंदा एक को मार देता है और बोलता है कि बहुत ज़्यादा बोरिंग है। फिर गिनती गिनने लगता है, 1 2, क्या सिर्फ और सिर्फ 2, और बोलता है कि भाई तुमने वहाँ पर कितने मार दिए हैं। इसको सुनकर के दूसरा वाला वो एक बंदे को और मारते हुए बोलता है कि बस अब ये लगभग में ख़त्म ही होने वाला है। इसका नाम जुन होता है। इसको सुनकर के सुन बोलता है कि ओ बहुत ज़्यादा अनोइंग, तुमने उनमें से 4 पकड़ लिए। इसको सुनकर के जुन बोलता है कि ओ सॉरी वेल मैं एक तुम पर छोड़ देता हूँ। तो वो बोलता है कि ठीक है। सामने दिखाया जाता है एक लड़की खड़ी होती है। मेन कैरेक्टर भी इसको देख करके चौंक जाता है और बोलता है कि वो वही है जो कि एकदम शांति में कॉर्नर में बहुत देर से खड़ी हुई है। ऐसा लगता है कि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा पैनिक में है और ऐसा नहीं लगता है कि वो बिल्कुल भी फाइट करना चाहती है। डैम इट। दिखाया जाता है सुन उसकी तरफ में बढ़ने लगता है और बोलता है कि इसकी तरफ में देखो, ऐसा लगता है ये तो मेरे ही टाइप की है और मैं इवन इतना ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि इसके जो छोटे छोटे प्यारे से होंठ हैं, जब इनसे चीख निकलेगी क्या वो भी मेरे ही लायक होगी। मैं ये जानने के लिए मरा ही जा रहा हूँ। इसको सुनकर के जुन बोलता है कि इवन भले ही वो मेरा छोटा भाई है लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा परवर्ट है। सुन बोलता है कि तो आखिर मुझे तुम्हें कहाँ से काटना स्टार्ट करना चाहिए। तभी पीछे से मेन कैरेक्टर चिल्लाता है कि हे तुम कमीने कहीं को, इवन भले ही ये एक सब स्पेस है लेकिन आखिर तुम लोग इतना ज़्यादा दूर क्यों जा रहे हो, क्या तुम लोग साइकोपैथ्स हो। और अपने मन में बोलता है कि ओ शिट, मैंने गलती से बिना रियलाइज़ किए हुए ही ये सब बोल दिया। तो सुन बोलता है कि आखिर यहाँ पर एक और बचा हुआ है, आखिर हम लोगों ने इसको देखा क्यों नहीं। जुन बोलता है कि सुन उसके नेम टैग को देखो, क्या एक स्पेशल स्टूडेंट, वो नीच कहीं का। और एकदम हंसना स्टार्ट कर देते हैं। सुन बोलता है कि बड़े भाई मैं जा कर के इसको ख़त्म कर दूंगा। इसको सुनकर के वो भी बोलता है कि ठीक है, क्योंकि उसने हम लोगों की इंसल्ट करी है तो जाओ उसकी जीभ को खींच करके बाहर निकाल लो। इसको सुनकर के सुन बोलता है कि ठीक है। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि डैम इट, आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे ब्लेसिंग ऑफ पेनलेसनेस का यूज करना चाहिए? नहीं, वो लोग पिछले 30 मिनट से बिना किसी लाश को मारे हुए उनको तड़पा रहे थे, तो 30 सेकंड के लिए दर्द को ख़त्म करना, इससे कुछ भी मदद नहीं होने वाली है। तभी एकदम से उसको याद आता है अपनी सेसिमा नाइफ के बारे में और फिर अपने मन में बोलता है कि लेकिन फिर भी अगर मैंने उसको पकड़ा तो जो सॉर्ड गॉड की जो ब्लेसिंग है वो पक्का ही एक्टिवेट हो जाएंगी। ऑर्डिनरी, बिना किसी इवेंट के और एकदम सेफ ज़िंदगी जीना। अभी आधा दिन भी नहीं हुआ है मैंने इसको डिसाइड किए हुए, लेकिन डैम इट। तभी जुन सुन देख करके चौंक जाते हैं। दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर अपनी सेसिमा टाइप नाइफ को निकालने लगता है, जिसको देख करके वो लोग एकदम अजीब तरीके से देखते हैं और फिर हंसना स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि डैम इट, ये बहुत अच्छा मजाक था, तुम कमीने कहेंगे और तुम बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो। इसी वजह से चलो मैं तुम्हें बिना दर्द के ख़त्म करने की कोशिश करूंगा, मैं तुम्हारे सर को फोड़ दूंगा। और उछल करके मेन कैरेक्टर पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि बस अब मुझे 30 सेकंड के ही अंदर में सारी चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी और 30 सेकंड में अपनी जो ब्लेसिंग ऑफ पेनलेसनेस होता है उसका यूज करता है। उसी के साथ में अपने चाकू को निकालता है जिससे ब्लेसिंग ऑफ सॉर्ड गॉड भी एक्टिवेट हो जाती है और बोलता है कि चलो ठीक है। सुन आते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हारा जो पैथेटिक सा वो चाकू है, आखिर वो हम लोग का क्या ही बिगाड़ लेगा, तुम कमीने कहेंगे। मेन कैरेक्टर बोलता है कि अगर मैं सेसिमा चाकू के साथ में इसको काट नहीं पाया तो फिर मैं मर जाऊंगा। ये इतना ज़्यादा भारी है, ये कोई मछली नहीं है बल्कि ये एक इंसान है। आखिर जो गैंगस्टर होते हैं मूवीज़ में वो लोग एक सेसिमा चाकू को अपने पास में क्यों रखते हैं, और क्या सच में एक सेसिमा चाकू एक इंसान को काट भी सकता है? इसको सुनकर के कोई बोलता है कि तुम कमीने बास्टर्ड कहेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ मूवीज़ में होता है और इवन अगर एक भगवान भी आ जाए तो फिर भी ये चीज़ बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली है, इडियट। तभी मेन कैरेक्टर याद करता है उसके डिस्क्रिप्शन को जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम स्लैश करोगे तो ये काट देगी। मेन कैरेक्टर स्लैश करता है, बहुत ज़्यादा लाइटनिंग निकलती है। दिखाया जाता है सुन का हाथ कट जाता है और मेन कैरेक्टर बैडस तरीके से खड़ा होता है। सुन अपने हाथ को रियलाइज करता है कि वो कट चुका है। मेन कैरेक्टर बैडस लग रहा होता है और बोलता है कि जो गॉड की ब्लेसिंग है वो मेरे साथ में है। दिखाया जाता है सुन का हाथ नीचे गिरता है आकर के। पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर बोलता है कि बॉस, आखिर जो गैंगस्टर होते हैं वो लोग सेसिमा का यूज क्यों करते हैं। तब एकदम से उसके बगल से एकदम से चाकू गुजरता है और पीछे दीवार में लग जाता है जाकर के। मेन कैरेक्टर की उससे फट जाती है। उसका मास्टर बोलता है कि मैंने तुमसे कहा कि तुम मुझे मास्टर बुलाओ ना कि बॉस, और आखिर तुम ऐसी चीज़ के लिए क्यों ही क्यूरियस हो। मेन कैरेक्टर बताता है कि मेरा जो पहला मास्टर था
वो पहले एक गुंडा था। एक पश्चाताप के चलते उसने अपनी कलाई को काट लिया था। उसके बाद में उसने एक सैसिमा रेस्टोरेंट खोला, ये कहते हुए कि वो अपनी चाकुओं की स्किल के साथ में लोगों को खुश करना चाहता है। सच में उसकी जो स्किल्स थी वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और फिर से पूछता है, आखिर जो गैंगस्टर होते हैं मूवीज़ में वो लोग सैसिमा चाकू का यूज क्यों करते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हम लोग उसका रियल ज़िंदगी में भी यूज कर सकते हैं। इसको सुनकर के उसका मास्टर बोलता है कि आखिर तुम्हें उससे क्या ही लेना देना, तुम्हें किसको काटना है। लेकिन फिर भी चलो इसके बारे में सोचो, अगर तुम जो चौड़ा सेफ का चाकू होता है उससे तुम किसी की स्किन को काटोगे तो वो तुरंत कट तो जाएगी, लेकिन क्या जो वो चाकू है वो दोबारा से बाहर आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहीं पर एक सैसिमा चाकू की बात करी जाए, वो पतला होता है तो तुम उसका यूज करके उसको बार बार उस पर मार सकते हो और आसानी से वो बाहर भी निकल आएगा। इसको सुन करके मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर उसको घुसेड़ने की क्या ज़रूरत है, हम लोग उसको छोटे छोटे स्लाइस में भी काट सकते हैं, जैसे कि हम लोग मछली को काटते हैं, तो फिर इंसान को क्यों नहीं। इसको सुन करके उसका मास्टर बोलता है कि मछली को तुम इस वजह से काट पाते हो क्योंकि वो शांति में एक जगह पर लेटी हुई होती है, वहीं पर अगर वो खड़ी होगी तो फिर तुम एक ब्रेड को भी सीधे सही से पीस में नहीं काट पाओगे। इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर बोलता है कि मांगा में जब वो लोग काटते हैं तो उनका स्लाइस एकदम क्लीन करता है, ऐसा लगता है कि आप में स्किल्स की कमी है बॉस। इसको सुनकर के उसका बॉस एकदम से उसको पटक देता है और बोलता है कि तुम बच्चे कहेंगे, मैंने तुमसे कहा कि ये मास्टर है ना कि बॉस, और अगर यहाँ पर चाकुओं का भगवान तक आ जाए तो भी ये काम नहीं करेगा। दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम का सीन, जहाँ पर सुन को भी रियलाइज होता है कि उसका हाथ कट चुका है और तीनों लोग देख करके चौंक जाते हैं, जुन, सुन और वो लड़की। दिखाया जाता है उसका हाथ नीचे गिरता है आकर के और सुन बहुत तेज से चिल्लाने लगता है कि तुम कुत्ते के बच्चे कहेंगे, डैम इट, मेरा हाथ बहुत बहुत तेज से दर्द कर रहा है, प्लीज मेरे पास में मत आओ, भैया 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 मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। और जुन उसको देख करके चौंक जाता है। सुन बोलता है कि ये कमीना, ये एसॉल कहेंगा, जल्दी से जल्दी मुझे बचाओ। तभी मेन कैरेक्टर उसके चेहरे को काट देता है। इसको देख करके जुन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और देखता है सामने सुन का चेहरा पड़ा होता है और बहुत तेज से चिल्लाता है, सुन। मेन कैरेक्टर वहीं पर खड़ा होता है। वो लड़की भी देख करके चौंक जाती है। जुन अपने मन में बोलता है कि रुक जाओ, चिंता को मत करो, ये वॉइड स्पेस है, इसका मतलब सुन सही में नहीं मरा है। आखिर वो इंसान एक चाकू के साथ में ये चीज़ कैसे ही कर सकता है, इवन भले ही, लेकिन आखिर उस एसॉल के साथ में क्या गलत है। और उसको देख करके तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने आज तक कभी भी एक चाकू का यूज एक इंसान के ऊपर नहीं किया है। मैं बहुत ज़्यादा तेज़ से काँप रहा हूँ, मुझे पता है, बस मुझे अब उस चाकू पर नज़र रखनी है। सुन की गलती बस यही होगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गया, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल अलग हूँ और बताता है कि ये वेपन बिल्कुल पहले तरीके ही ठीक है, अगर तुम इसको अपने दोनों हाथों पर पहन लो। और दिखाया जाता है वो अपनी सारी की सारी ब्लेसिंग को खोल लेता है और बोलता है कि अगर तुम इन सभी तीनों वेपन की जो ब्लेसिंग्स हैं उनको एक साथ खोल लो तो ये ए रैंक की ब्लेसिंग बन जाती है, जिसको कि तुम्हारे जैसा कोई कॉमनर सपने में भी नहीं सोच सकता है। और मुझे नहीं पता है कि आखिर तुम्हें वो तलवार कहाँ से मिली, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक एस रैंक का वेपन भी इसको काट नहीं सकता है। मैं सुन के तरीके नहीं हूँ। पीछे से मेन कैरेक्टर अपनी गिनती गिन रहा होता है, 23, 22, 21। तभी सुजुन एकदम से अटैक करते हुए बोलता है कि तुम वहाँ पर खड़े क्या हो, क्या तुम अपने आखिरी शब्दों को बोल रहे हो? चलो ठीक है, अब मैं तुम्हारे सर को फोड़ दूंगा। ऐसे ही थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर बोलता है 7, 6, 5। दिखाया जाता है जुन वो पड़ा हुआ होता है, एकदम उसकी हालत खराब होती है। वो बोलता है कि आखिर ये क्या बकवास है। मेन कैरेक्टर बोलता है 3, 2, 1। जुन भी वहीं पर ख़त्म हो जाता है। मेन कैरेक्टर तभी बोलता है 0, जिससे उसके जो पेनलेसनेस के इफेक्ट होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, जिससे मेन कैरेक्टर बहुत तेज से चिल्लाना चालू कर देता है। पीछे से वो लड़की देखते हुए बोलती है कि ये भूत है। सीन शिफ्ट हो जाता है। मेन कैरेक्टर अपनी आंखों को खोलता है और बोलता है कि क्या ये हॉस्पिटल है, और उठने लगता है। तभी वहाँ पर एक बड़ा ही नकचढ़ा इंसान बुझाता है बाहर और चिल्ला देता है कि जो स्टूडेंट है उसने अपनी आंखों को खोल लिया है। और दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर देख करके बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है कि एक ऐसा चेहरा जिसको कि मैंने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन मैं देखकर ही तुरंत ही पहचान सकता हूँ। 50 साल पहले वो जिसने कि डीमन लॉर्ड के छठे जो लीगन था उसके कमांडर को ख़त्म किया था।
7 स्टार हीरोज, इंसानियत का सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान सेग फ्राइड, उसी के साथ में अकेडमी हेड सेज मीडिया पॉइजन। मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और सेग पूछता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। इसको सुन करके मेन कैरेक्टर बताता है कैंग ग्योमा। वैसे इसका नाम कैंग ग्योमा है, लेकिन मेरे को फील नहीं आता है इस नाम में। कैंग भले ही बुला सकते हैं, लेकिन ग्योमा में अच्छा नहीं लगता है, कुछ बैडस नाम नहीं लगता है ना। और वो बोलता है कि चलो ठीक है, अब पॉइंट पे आ जाते हैं। कैंग ग्योमा, आखिर तुमने वो क्या किया। इसको सुन करके मेन कैरेक्टर पुरानी बात को याद करता है और कहता है कि ओ हाँ, मुझे याद आया, मुझे सिंपल सी ज़िंदगी जीनी थी और आखिर मैंने ये क्या किया। और सामने की तरफ में देखता है, उसकी छड़ी को देखता है और बोलता है कि मैं किसी भी हालत में इस मॉन्स्टर के आंखों में नहीं आना चाहता हूँ। और बोलता है कि इवन भले ही वो एक पॉकेट डायमेंशन थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत किया। उन लोगों को इतना ज़्यादा गलत नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसको अगर छोड़ा जाए तो मैंने भी बहुत ज़्यादा गलत कर दिया। मुझे इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, तो अब मुझे आप जो भी पनिशमेंट देंगे बिना कंप्लेंट के मैं उसको मान लूँगा। इसको सुनकर के सेग उसको देखने लगता है। मेन कैरेक्टर भी आंखों में आंखें मिला के उसको देखने लगता है। तभी पीछे से मीडिया बोलती है कि ए तुम पागल बुढ़े कहीं के, आखिर तुम एक जवान इंसान को ऐसे कैसे हैंडल कर सकते हो। और एकदम चपक जाती है। सही बात है यार, एक जवान इंसान से मतलब ऐसे डील करना चाहिए। और मीडिया बोलती है कि वैसे मैं तुमको बताऊं तो फिर ये सेग फ्राइड ही था जिसने कि जब तुम बेहोश थे तब तुम्हारे ब्लड वेसल्स को खोला था। और वैसे लोग कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है वैसे लोग उतने ही ज़्यादा ढीठ और घमंडी होने लगते हैं। और लेकिन यहाँ पर तुम मेरे चेहरे के लिए इसको तो छोड़ ही सकते हो, है ना। इसको सुन करके पीछे से सेग बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ये मत बताना कि मैंने उसके जो ब्लड वेसल्स हैं उनको खोला है। इसको सुन करके मीडिया बोलती है कि देखो ये पागल बुढ़ा कहीं का, ये शर्मा रहा है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ आखिर क्यों। हाँ वैसे अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी जो बॉडी है वो इतनी ज़्यादा हल्की क्यों महसूस हो रही है, जैसे कि कोई एक छोटा सा पंख हो। और मीडिया बोलती है कि ग्योमा, जब तुम बेहोश थे ना तब हम लोगों ने बाहर की जो फुटेज थी उसको निकाला और सारे स्टाफ मेंबर के साथ में देखा। और जैसे ही मैंने देखा कि तुम एक मासूम सी लड़की को बचाने के चक्कर में तुमने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया। वो लिटरली है एकदम प्रिंस के तरीके थी जो कि मैंने सपनों में देखा था। नहीं नहीं, तुम सच में एक प्रिंस ही हो। पीछे से वो सेग बोलता है कि मीडिया। इसको सुन करके मीडिया बोलती है कि हाँ ठीक है तुम बुढ़े कहेंगे। और सेग बोलता है कि अपनी थोड़ी डिग्निटी को दिखाओ। इसको सुनकर के मीडिया बोलती है कि ठीक है। फिर मीडिया सीरियस होते हुए बोलती है कि वेल मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी जो भी एग्जाम में हुआ उसके लिए तुम्हें कोई भी पनिशमेंट मिलने वाली है, तो चिंता मत करो। सच बताऊँ वो जो ट्विन थे माओ फैमिली के, उन लोगों ने एल्डर्स को घूस दी थी अंदर आने के लिए, और अब उन्होंने कहा है कि वो लोग खुद ब खुद ही यहाँ से निकल जाएंगे। इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, और अपने मन में बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब मुझे उन लोगों से स्कूल में कोई भी डील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी वो दोनों लोग बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पर तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए आए हैं कि ग्योमा तुम ही हो जो कि एक टॉप स्कोरर है, कॉन्ग्रेचुलेसन। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ क्या, और एकदम बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि बिना किसी पंगे के एकदम शांत भरी और सेफ जिंदगी जीना, यही तो मैंने सोचा था। आखिर ये क्या बकवास चल रही है। और सीन शिफ्ट हो जाता है, दिखाया जाता है एकेडमी में एक प्रिंसिपल रूम का सीन, जहाँ पर अपनी मीडिया बोलती है कि मैं एकेडमी में 20 साल से हेड हूँ, लेकिन ये पहली बार है जब मैं ये चीज़ देख रही हूँ। दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर बोला होता है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। इसको सुनकर के वो दोनों लोग चौंक जाते हैं, और मीडिया बोलती है कि ग्योमा क्या तुम्हें समझ में भी आ रहा है एक स्टार क्लास होने का मतलब क्या है, और क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया है। जो एल्डर्स हैं इसको सुनकर के बहुत ज़्यादा चौंक जाएंगे। एक टॉप क्लास के कैडेट का मतलब ये है कि हम लोगों ने इसको नहीं बताया है, बल्कि जो स्पेस है उसने खुद ब खुद रिजल्ट में ये निकाला है। इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर शांत हो जाता है। फिर बोलता है कि लेकिन फिर भी मुझे ये पसंद नहीं है। इसको सुनकर के फिर से वो लोग चौंक जाते हैं, और सेग एकदम शांत खड़ा होता है। तभी मीडिया बोलती है कि हे सेग, क्या हो गया, क्या तुम अपसेट हो कि ग्योमा को टॉप स्पॉट मिला ना कि तुम्हारी पोती को? क्या तुमने फुटेज को खुद ब खुद नहीं देखा? इसको सुनकर के सेग बोलता है कि ये कितनी ज़्यादा पागलपन वाली बात है। नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात रहेगी अगर मैं फाउंडिंग हीरो का जो सब स्पेस है उसके जजमेंट पर ही सवाल उठाऊं, क्योंकि जो एकेडमी है उसने खुद ब खुद उसको टॉप कैडेट चुना है, तो हम लोग इस डिसीजन को पक्का ही मानेंगे। लेकिन बस ये है, और अपने मन में बोलता है कि अगर उसकी स्किल्स
आउटस्टैंडिंग होती तो मुझे समझ में आता। यहीं अगर उसकी फिजिकल एबिलिटीज़ बिल्कुल ही अलग होती तो भी मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता, और या फिर उसका एक्सपीरियंस वो भी बहुत ज़्यादा होता तो भी मैं इस बात को मान लेता। लेकिन फिर भी वो एक छोटा सा जवान लड़का है जो कि अभी एडल्टहुड से बाहर ही निकला है, लेकिन उसने जो चीज़ दिखाई वो एकदम ऐसा लगता है कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही स्वॉर्ड्समैनशिप के ऊपर है जो कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी भर उसको मास्टर लेवल पर पहुंचाने में लगा दिया। लेकिन फिर भी एक अलग सी फीलिंग है। यहाँ तक कि जब मैंने उस बच्चे के मेरेडियन को खोला था तब उस टाइम पे उसकी बॉडी ऐसी थी जैसे कि उसने कभी भी फिजिकल ट्रेनिंग करी ही नहीं है, बहुत ज़्यादा नाजुक और कोमल। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है जो कि उसके अंदर होनी ही नहीं चाहिए थी। और मेरी उम्र के इंसान, मैं उससे पता नहीं कंपटीशन जैसा मुझे लग रहा है कि मुझे उससे कंपटीशन करना चाहिए, स्पेशली एक छोटा सा बच्चा जो कि मेरी पोती की ही सेम उम्र का है। तभी मीडिया बोलती है कि हाँ, उसका चेहरा बहुत ज़्यादा अच्छा है, और उस टाइम पे जब उसने एक औरत के लिए अपने सामने जो भी दुश्मन थे उनको एकदम काट करके रख दिया, सच में वो कितना ज़्यादा खूबसूरत था। और अगर मैं थोड़ी सी 10 साल और जवान होती, नहीं शायद से मैं अभी भी उसके साथ में कर सकती हूँ। और हे बुड्ढे, तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? इसको सुन करके सेक बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि आज के जो कॉलेज कैडेट्स हैं वो लोग ऐसी तुम्हारे जैसी लड़कियों को क्या बुलाते हैं? इसको सुन करके मीडिया बोलती है कि हाँ जल्दी बताओ, तुम बड़े मुँह वाले, हाँ बताओ आखिर वो लोग मुझे क्या बोलते हैं। इसको सुन करके सेक एकदम अपनी चाय को नीचे रख देता है और मीडिया एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है सुनने के लिए, और सेक बोलता है कि बिच। और इसको सुन करके मीडिया बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और एकदम खांसने लगती है। सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर वुल्फ क्लास के सामने खड़ा होता है और बोलता है कि ये मुझे बेस्ट चीज़ अभी मिल पाई है। और पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बोलता है कि उसको अपर क्लास में भेजो। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हेड मास्टर मैं टाइगर क्लास में जाना चाहता हूँ, तो कोई बोलता है कि एक टॉप कैडेट, उसको टाइगर क्लास में नहीं भेजा जा सकता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये एक स्कूल है जहाँ पर जो सभी के सभी लोग हैं उनको इक्वली देखा जाता है, तो फिर आखिर मैं क्यों नहीं टाइगर क्लास में जा सकता हूँ? तो हेड मास्टर बोलती है कि नहीं, इवन जो टाइगर क्लास है वो बहुत ज़्यादा लिमिट के पार है, उसके बजाय मैं इस चीज़ को बिल्कुल सीक्रेट रखूँगी। और अपने मन में बोलती है कि अगर मैंने इसको टाइगर क्लास में भेज दिया, जो एल्डर्स हैं वो लोग इसको बहुत बड़ा मैटर बना देंगे। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरा प्लान बिल्कुल ही सिंपल है, मुझे अपनी पढ़ाई को एकदम लोअर क्लास में आसानी से शांति से बिताना है, पूरे तरीके से कंप्लीट करना है। उसी के साथ में मुझे जो अपर क्लास के लोग हैं उनके बिल्कुल भी मैटर में घुसना ही नहीं है। एटलीस्ट ये चीज़ मेरे लिए आसान होने वाली है। और गेट को बंद कर देता है, जिससे दिखाया जाता है सभी के सभी लोग उसी को देखने लगते हैं और फिर शांति में उसके नेम टैग की तरफ में देखते हैं, जो कि वो स्पेशल स्टूडेंट होता है, मतलब कि उसके कोई भी कनेक्शंस नहीं होते हैं, इस वजह से उसको इग्नोर कर देते हैं। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि उन लोगों ने इवन मेरी तरफ सही से देखा भी नहीं, ये लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं। वाह, कंप्लीटली इग्नोर, वाह, ये तो बड़ी गजब की बात है। ऐसा लगता है कि हेड मास्टर ने सारी चीज़ें सीक्रेट ही रखी हैं और एक अकेला होने का भी बहुत अच्छा ही जीने का तरीका होता है। मेरे हिसाब से ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तभी कोई आता है, दिखाया जाता है वो वही लड़की होती है, वो बोलती है कि थैंक यू जो कि तुमने उस टाइम पे किया। इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर शांत हो जाता है और सोचने लगता है कि किस बारे में। तो वो लड़की बोलती है कि जो तुमने एग्जाम में मेरी मदद करी थी। इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर बोलता है कि ओ अच्छा, उस टाइम की बात करी हो, और अपने मन में बोलता है कि ये मेरे सेम ही एज की है, आखिर ये फॉर्मल लैंग्वेज का यूज क्यों कर रही है। और बोलता है कि तुम्हें इसके लिए थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी वहाँ पर होता वो सेम ही चीज़ करता। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि ऐसा लगता है कि अंत में मैंने उसको सेव कर लिया, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा था, मुझे एकदम हिपोक्रेट के तरीके लग रहा है। वो लड़की बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ऐसा लगता है कि हम लोगों ने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, मेरा नाम है कैंग्योमा। और वो लड़की बोलती है मेरा नाम है क्लोई। मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुमसे मिलकर के अच्छा लगा क्लोई, मैंने तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरी ही सेम क्लास में होगी। तो वो भी बोलती है कि तुमसे मिलकर के भी अच्छा लगा, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्लोई आखिर ये कौन है? मैंने गेम को इतने बार खेला हुआ है लेकिन मुझे ऐसे कैरेक्टर का नाम नहीं याद है। अगर मैं सोचूं इस टाइम पर जो स्टोरी है वो डीमन ट्राइब के खिलाफ जो बैटल है उसके हिसाब से चल रही है, तो देखा जाए यहाँ पर एक नए कैरेक्टर का सामने आना बड़ी ही ज़्यादा अजीब सी चीज़ है। ऐसा लगता है कि वो भी मेरे तरीके ही एक बैकग्राउंड कैरेक्टर है। और बोलता है कि बाय द वे जो भी एग्जाम के दौरान में हुआ उसको सीक्रेट रखना। इसको सुनकर के क्लोई बोलती है कि ओ हाँ ऑफ कोर्स, और बोलती है कि क्या तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी अगर मैं
तभी पीछे से इंस्ट्रक्टर चिल्लाता है कि सभी के सभी लोग अपनी सीट्स पर बैठ जाओ। मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो बाद में बात करते हैं। क्लोई बोलती है कि हाँ, और इंस्ट्रक्टर बोलता है कि पहला तुम लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम लोग को एडमिशन मिल चुका है, तुम लोगों को चूज किया गया है कि तुम लोग फाउंडिंग हीरो बेलर जो कौन की जो ताकत उसी के साथ में इच्छा है उसको इनहेरिट करो, तो इस चीज़ पर गर्व करो। मेरा नाम है ली वॉन वेन जो कि है वुल्फ क्लास का चीफ इंस्ट्रक्टर, और आज ये पहला दिन है तो हम लोग सिंपल सी फिजिकल ट्रेनिंग से स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग अपने ट्रेनिंग क्लॉथ्स में आ जाओ और 30 मिनट के अंदर ग्राउंड पर मिलो। इसको सुनकर के एक बच्चा पूछता है कि आखिर हम लोग की ट्रेनिंग कोर्स में क्या होगा इंस्ट्रक्टर। इसको सुनकर के वो बोलता है कि बहुत ज़्यादा सिंपल, 100 पुशअप, 100 सेटअप, 100 स्क्वाट्स, और साइटामा वाली, और उसी के साथ में ग्राउंड के 10 चक्कर। और अच्छा तुम लोग बताओ कमेंट में तुम लोग कितने पुशअप, सेटअप, स्क्वाट्स मार लेते हो। और अगर यहाँ पर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो सभी लोग तुरंत जाओ ग्राउंड पर पहुँचो। तो सभी लोग चले जाते हैं। मेन कैरेक्टर मन में बोलता है कि क्या ये ट्रेनिंग है सोल्जर्स को टकला बनाने की, और मतलब कि याद ना हो साइटामा भी तो टकला हो गया था इस ट्रेनिंग को कर करके, तो वही। और पूछता है कि इंस्ट्रक्टर, तो इंस्ट्रक्टर बोलता है कि क्या हो गया कैंगामा। इसको सुन करके कैंग अपने मन में बोलता है कि आखिर इसको मेरा नाम कैसे पता है, चलो इसको भूल जाते हैं। अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कैसे मैं इस ट्रेनिंग को स्किप करूं, और बोलता है कि मुझे बीमार लग रहा है। इसको सुनकर के इंस्ट्रक्टर शांत हो जाता है और बोलता है कि वेल तुम एक टॉप कैडेट हो तो मुझे नहीं लगता है कि ये ट्रेनिंग तुम्हारी बिल्कुल भी मदद करेगी तुम्हें अच्छा बनाने में, तो क्या ख्याल है कि तुम आज से ही स्टार क्लास की ट्रेनिंग को लो। हेड मास्टर ने तुम्हें हर जो भी क्लास हैं उनको अटेंड करने की परमिशन दे रखी है, और मतलब जो हेड मास्टर होती है उसने सभी को ये सब बता दिया होता है और बोला होता है कि ये एक सीक्रेट है। इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो बुड्ढी कहेंगी, और सोचने लगता है कि जैसे कि उसने सबको बता दिया होगा, और बोलता है कि नहीं इंस्ट्रक्टर ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस रेस्ट रूम जाना है अर्जेंटली। इसको सुनकर के इंस्ट्रक्टर बोलता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था एक टॉप कैडेट से तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, चलो अब ट्रेनिंग ग्राउंड में मिलते हैं। दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होकर के मेन कैरेक्टर ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाता है और वहाँ पर लोग दौड़ रहे होते हैं, मेन कैरेक्टर भी दौड़ रहा होता है और उसकी एकदम फटी जा रही होती है और 1-2-1-2 करके आगे दौड़ रहा होता है। तभी पीछे से क्लोई आती है और बोलती है कि क्या ये कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट है, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ ये ठीक है। क्लोई पूछती है कि आखिर तुम कौन से राउंड पे हो। इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर बोलता है कि शायद से 5वां। और क्लोई आखिर तुम्हारे बारे में क्या। इसको सुनकर के क्लोई बोलती है कि मैं 9वें पे हूँ। मेन कैरेक्टर एकदम चौंक जाता है और बोलता है कि हाँ। क्लोई बोलती है कि अपना बेस्ट ट्राई करो, तुम ये कर सकते हो, और आगे भाग जाती है। मेन कैरेक्टर हफ्ते हफ्ते आगे आ रहा होता है दौड़ते हुए और सीन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है एक जगह पर कई सारी खाली बोतलें पड़ी होती हैं। वहीं पर मेन कैरेक्टर एक टेबल के ऊपर एक और खाली बोतल करके रखता है और बोलता है कि उनकी ऐसी की तैसी मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। 1 हफ्ता हो चुका है मुझे एकेडमी में आए हुए और मुझे एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर कैफेटेरिया में पहुँचता है और बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, बहुत ज़्यादा भूखा, प्लीज़ मुझे पॉर्क बेली दीजिए, प्लीज़ मुझे एक पॉर्क बेली दीजिए। तभी वहाँ पर एक बंदा पीछे मुड़ करके दिखाता है मेन कैरेक्टर को मील टिकट बॉक्स। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या ये चीज़ फ्री नहीं है, और बोलता है कि मैं जा कर के टिकट लेकर के आता हूँ, उससे पहले आप पॉर्क बेली राइस मेरे लिए एडवांस में ही बना दीजिए। मेन कैरेक्टर तभी देख करके सामने चौंक जाता है। दिखाया जाता है जो पॉर्क बेली राइस बाउल का जो प्राइस होता है वो होता है 50,000 बॉन। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये 50,000 बॉन है पॉर्क बेली के लिए, 50,000 बॉन। और एक पानी की बूंद को पीता है और बोतल खत्म हो जाती है, उसको पकड़ के फेंक देता है और बोलता है कि उनकी ऐसी की तैसी पॉर्क बेली पर 50,000 रुपए लगाना, ये तो एकदम अपनी लाइन को क्रॉस करना है, पागल कहेंगे। मेरे जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो भी अब खत्म होने वाले हैं। याद करता है जब उसके पापा उसको रुपए दे रहे होते हैं, लेकिन वो मना कर देता है और फिर पानी की बोतल की तरफ में देखता है, अपना कंबल लेता है, ओढ़ करके लेट जाता है और बोलता है कि मुझे शायद से वो ले लेना चाहिए था, मैं सच में इडियट हूँ और अब मैं सिर्फ और सिर्फ पानी पर ही कितने दिनों से सरवाइव कर रहा हूँ। और तभी अपने ब्लेसिंग ऑफ द सॉर्ड गॉड के बारे में सोचता है। तभी उसके सामने स्टेटस विंडो आ जाती है, लिख करके आता है क्योंकि तुम्हारे फिजिकल स्टैट बढ़े हैं, इस वजह से तुम्हारी सॉर्ड की जो लंबाई है वो भी बढ़ रही है। 30 सेंटीमीटर से 32 सेंटीमीटर हो जाती है और 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर हो जाती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर टाइम वेस्ट हुआ है। सामने जाकर के शीशे के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी शर्ट ऊपर उठाता है। दिखाया जाता है उसके 6 पैक बन गए होते हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या जो ब्लेसिंग ऑफ द सॉर्ड गॉड है उसने मेरे ब्लड वेसल्स को साफ कर दिया है। ऐसा चलता रहा ये तो लगभग में एक एवोल्यूशन के तरीके हो जाएगा।
और ब्लेसिंग ऑफ द सॉर्ड गॉड वो भी पहले से एक्सपेंड हुई है लेकिन बहुत ज़्यादा कम। लेकिन अगर मैं आगे और ज़्यादा बढ़ता चला जाऊंगा तो लगभग में मैं एक छोटी सॉर्ड को हैंडल करने लायक बन जाऊंगा। तभी अपने सेसिमा तलवार को देखता है और बोलता है कि वेल, पहले मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था एक सॉर्ड को पकड़ने से भी, लेकिन अब अगर मैं एक सॉर्ड को पकड़ूँ ना तो मेरे हाथ में खुजली होना स्टार्ट हो जाती है। क्या ये ब्लेसिंग ऑफ द सॉर्ड गॉड के कारण है? आखिर मैं इस पर इतना ज़्यादा प्राउड क्यों कर रहा हूँ? तभी कोई बेल बजाता है। मेन कैरेक्टर पूछता है कि आखिर कौन है। बाहर देखता है जा करके, वहाँ पर क्लोई होती है और क्लोई बोलती है कि एक्सक्यूज़ मी, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया? मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्लोई आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है, और बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस लेटा ही हुआ था, आखिर क्या चल रहा है? इसको सुनकर के क्लोई बोलती है कि बस मैंने तुम्हें कई दिन से कैंपस कैफेटेरिया में नहीं देखा है, तो इस वजह से मैं यही सोच रही थी कि क्या हो गया, कहीं तुम बीमार तो नहीं हो? इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं, मैं दूसरों को बनाया हुआ खाना खाता नहीं हूँ ज़्यादातर, और अपने मन में बोलता है कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है दूसरों का बनाया हुआ खाना। और क्लोई बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ तुम चिंता मत करो। क्लोई बोलती है कि अगर ये ठीक रहे तुम्हारे लिए गोमा, तो फिर मैं सोच रही हूँ कुछ इंग्रेडिएंट को खरीद करके हम लोग डिनर करने के लिए एक साथ चलते हैं। इसका सुनकर के मेन कैरेक्टर तुरंत ही अपने कपड़े पहन लेता है और बोलता है कि चलो चलते हैं, तुम मुझसे कह रही हो हम लोग डिनर करें एक साथ, है ना? इस पर क्लोई बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं बहुत अच्छी कुकिंग कर लेता हूँ, तो चलो चलते हैं, तुम्हारा रूम इस गली के लास्ट में ही है ना? इसको सुनकर के क्लोई बोलती है कि हाँ चलो एक साथ चलते हैं। दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होकर के, यहाँ पर जो क्लोई होती है खा लेती है खाना और बोलती है कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम्हें ये पसंद आया। इसको सुनकर के क्लोई बोलती है कि तुमने ये चीज़ इतनी ज़्यादा जल्दी कैसे बना ली? मैं हमेशा ही मछली को उबाल के ही खाती हूँ, तो मैंने ये सोचा नहीं था कि मुझे इतनी अच्छी चीज़ खाने को मिलेगी। सीन शिफ्ट हो जाता है, पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर फ्रिज को खोल करके देखता है, वहाँ पर सारी की सारी मछली होती हैं। मेन कैरेक्टर पूछता है कि तुम्हें लगता है मछलियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं? इसको सुनकर के क्लोई बोलती है कि हाँ मैं सी साइड से हूँ इस वजह से। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मेरी स्पेशलिटी भी फिश वाली डिशेस में ही है। इसको सुनकर के क्लोई बोलती है सच में? मेन कैरेक्टर मन में बोलता है कि वाओ, मेरा भी बहुत दिन से मन हो रहा था कुछ अच्छा बनाने का, क्योंकि मैंने बहुत दिन से कुछ बनाया नहीं है। चलो अब अपनी पुरानी मेमोरीज को दोबारा से ताज़ा करते हैं सेसिमा तलवार के द्वारा इस मछली को काट करके। लेकिन प्रॉब्लम बस यही है, ब्लेसिंग ऑफ द सॉर्ड गॉड। और पूछता है कि क्या यहाँ पर एक लंबा चाकू है? इसको सुनकर के वो बोलती है कि क्या लंबा? इस पर मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, जैसा कि तुमको पता है मेरा जो वेपन है वो भी एक छोटे चाकू के तरीके ही है, तो फिर मुझे ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। तो वो बोलती है ठीक है, और बोलती है कि ग्योमा ये देखो क्या ये ठीक रहेगी? और दिखाया जाता है एकदम लंबी सी तलवार ले आई होती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं, मैं किचन नाइफ का यूज कर लूँगा, और बोलता है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, चलो इसको 30 सेकंड के अंदर में ख़त्म करते हैं। और ब्लेसिंग ऑफ पेनलेस को एक्टिवेट कर देता है और एकदम बड़े ही इंटेंस तरीके से देखने लगता है और बोलता है कि मुझे कंट्री का बेस्ट सॉर्ड मैन बोला जाता था, तो ये पॉसिबल है। और जैसे ही चाकू को पकड़ता है तो ब्लेसिंग ऑफ द सॉर्ड गॉड भी एक्टिवेट हो जाती है और खचाखच काट करके सिर्फ और सिर्फ 21 सेकंड के अंदर में उसको कंप्लीट कर लेता है और बोलता है कि ये एक्सीलेंट था, ये एक मास्टरपीस है और मैं अभी तक जिंदा हूँ। और क्लोई बोलती है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा अच्छा कैसे बना लेते हो? इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं एक जापानीज रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब किया करता था। इसको सुनकर के वो बोलती है कि क्या पार्ट टाइम जॉब आखिर ये क्या होता है? इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या तुम पार्ट टाइम जॉब नहीं जानती हो? वो बोलती है कि मुझे माफ़ करना। मेन कैरेक्टर बोलता है कि इसके लिए माफ़ी मत मांगो, और मन में बोलता है कि ओ तो ये भाई स्टेटस की है, तो फिर इसको इसके बारे में नहीं पता है। और बोलता है कि एनीवे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें ये खाना पसंद आया। तो क्लोई बोलती है कि हाँ, तो क्लोई बोलती है कि क्योंकि तुमने यहाँ पर खाना बनाया है तो फिर मैं बर्तन साफ़ कर दूँगी। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि थैंक यू, मैं इसको तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, और जा करके बाहर तरफ खड़ा हो जाता है और चंद्रमा को देखते हुए बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील कर रहा हूँ, मेरा तो गाना गाने का मन कर रहा है। और दिखाया जाता है पीछे से बहुत तेज से आवाज़ आती है, वो साफ़ करते हुए मुझे बोलती है कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो, और बार बार ऐसी आवाज़ें निकाल ली होती है, मतलब बर्तनों को धुल रही होती है, सही से धुल नहीं पा रही होती है, और बोलती है मुझे माफ़ कर दो। मेन कैरेक्टर मन में बोलता है कि क्या इसने कभी भी बर्तन धुले भी हैं? वैसे मैं तो यही करते हुए बड़ा ही हुआ हूँ। तभी एकदम से हवा चलती है जिससे ऊपर से एक किताब नीचे गिरती है आकर के, जो खुद ब खुद ही खुल जाती है। मेन कैरेक्टर उसकी तरफ में देखता है और बोलता है कि क्या एक डायरी, और उस डायरी में लिखा होता है कि मुझे क्लास
उस टेस्ट के दौरान किसी इंसान से एक मदद मिली थी, मुझे उसको दोबारा से रीपे जरूर ही करना पड़ेगा। मेन कैरेक्टर बोलता है कि वाओ, इतनी अच्छी हैंड राइटिंग, उसी के साथ में इतने ज़्यादा क्यूट स्टिकर्स। क्लोई सच में अपनी उम्र वाली जो दूसरी लड़कियां हैं उनके ही तरीके है। क्या मुझे इसकी किताब को दोबारा से वापस रख देना चाहिए? तभी वो खुद ब खुद आगे खुल जाती है। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या, उसमें लिखा होता है कि जो इंसान जिसने कि मुझे बचाया था वो मेरे ही जैसी सेम क्लास में है, उसका नाम है ग्योमा। और जब भी मैं उसके पास होती हूँ मेरा दिल बहुत तेज से धड़कने लगता है, और जब भी मैं उससे बात करने चाहती हूँ तो मुझसे बात नहीं कर पाती हूँ। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये कितनी ज़्यादा क्यूट है और इसी वजह से तुम मुझसे बात नहीं कर पाती हो, क्या मुझे आगे भी रीड करना चाहिए? और सामने लिखा होता है ग्योमा, आई लव हिम, आई लव हिम, आई लव हिम, आई लव हिम। भाई इतने बार लिखा होता है, मैं उसको प्यार करती हूँ। मेन कैरेक्टर देख करके बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। तभी पीछे से फिर से आवाज़ आती है, दिखाया जाता है क्लोई वो भी देख लेती है और बोलती है कि क्या तुमने उसको देख लिया? इसी के साथ में इस चैप्टर का एंड होता है। और वेल देखो, अगर तुम चाहते हो उसका नेक्स्ट चैप्टर आए जल्द ही, तो इस पे जल्दी से जल्दी 2000 लाइक कराओ और 200 कमेंट करा दो, बस दैट्स इट। और अगर तुम आज ही करा दोगे मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है? मतलब आज अगर कर दोगे तो, वैसे अब लेट अपलोड हो रहा है तो कल तक अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो जल्दी जल्दी कराओ। एंड करते हैं नेक्स्ट बकवास के, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय।